आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। बीआरएस एमएलसी की कविता ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को एक खुला पत्र लिखा है, जिसमें ग्रेटर हैदराबाद में मानसून आपातकालीन और तत्काल मरम्मत टीमों से संबंधित निविदाओं को रद्द करने की मांग की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि टेंडर प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण और अनियमितताओं से भरी है। कविता ने दावा किया है कि जीएचएमसी के इंजीनियरिंग अधिकारी तेलंगाना स्थित पिछड़ा वर्ग के ठेकेदारों को नजरअंदाज कर एक विदेशी वाहन कंपनी का पक्ष ले रहे हैं। उनके अनुसार निविदा शर्तों में गलत तरीके से ऐसी कंपनी के वाहनों की आवश्यकता होती है, जिसके हैदराबाद में केवल 2 शोरूम है। उन्होंने कहा कि कंपनी के प्रबंधक स्थानीय ठेकेदारों के साथ काम करने को तैयार नहीं है। यहां तक कि जिन लोगों ने कर्नाटक के डीलरों से MOU प्राप्त किया था, उनसे कथित तौर पर अवास्तविक रूप से कम समय में हार्ड कॉपी जमा कराने के लिए कहा जा रहा है। उन्होंने वार्ड स्तरीय निविदाओं से केवल 9 क्षेत्रीय निविदाओं में बदलाव की भी आलोचना की, जिसमें कहा गया है कि इस बदलाव से छोटे स्थानीय ठेकेदारों को वित्तीय नुकसान हो रहा है। कविता ने कहा कि निविदाओं में निर्दिष्ट वाहन सामग्री के परिवहन के लिए उपयुक्त नहीं है और चेतावनी दी है कि संशोधित प्रणाली में लागत में सालाना 5.85 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज तेलंगाना के लोगों को उनके राज्य दिवस पर बधाई दी और उन्हें प्रगति और समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ने की कामना की। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के गन पार्क स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की और तेलंगाना राज्य दिवस समारोह में भाग लिया। हैदराबाद स्थित तेलंगाना विधानसभा में आज तेलंगाना स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष गद्दाम प्रसाद कुमार ने विधानसभा में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। भाजपा विधायक पैदी राकेश रेड्डी, कांग्रेस विधायक जी विवेक, विधान परिषद के अध्यक्ष गुत्था सुकेंद्र, MLC विजय शांति और अन्य लोग इस समारोह में शामिल हुए। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि पिछले 10 सालों के दौरान तेलंगाना के लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं। उन्होंने कहा है कि अधिवेश बजट के साथ अस्तित्व में आया तेलंगाना राज्य आज 10 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है। किशन रेड्डी तेलंगाना स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य भाजपा कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य का गठन कई लोगों के बलिदान के बाद हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि तेलंगाना आंदोलन अहिंसक तरीके से चलाया गया था और इसमें भाजपा की अहम भूमिका थी। किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना को राज्य का दर्जा देने का फैसला लेने वाली पहली पार्टी भाजपा ही थी। पानी और पैसे और एम्प्लॉयमेंट, नीलू निधुलू नियामकालू, इस 3 मुद्दे के ऊपर तेलंगाना आंदोलन था। मगर पानी के नाम पर BRS पार्टी तेलंगाना जनता का हजारों करोड़ लूटा है, मगर तेलंगाना जनता को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला। मगर KCR परिवार को मुख्यमंत्री से लेके 6-7 लोगों को, पूरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है। गोल्डन तेलंगाना बनाएंगे ऐसा KCR का नारा था, मगर तेलंगाना गोल्डन तेलंगाना नहीं बने, मगर KCR परिवार गोल्डन परिवार बन गई है। मगर कांग्रेस आने के बाद भी आज भी कोई सुधार नहीं हुआ। जैसा TRS चलाया वैसा ही आज कांग्रेस पार्टी चला रहे। आज तेलंगाना लगभग 10 लाख करोड़ रुपए कर्जा है। ये कर्जा लाकर BRS हो, कांग्रेस पार्टी हो, तेलंगाना को लूटने के लिए 1 पॉइंट प्रोग्राम है। कांग्रेस आने के बाद RRR टैक्सी तेलंगाना जनता का ऊपर डाल रही है। तेलंगाना जनता कांग्रेस पार्टी नेताओं का भ्रष्टाचार के कारण 1.5 साल में तबाह हो गया। इसलिए मैं तेलंगाना जनता से अनुरोध करता हूं, भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना जो बलिदान किया है जनता, उनके लक्ष्यों को भारतीय जनता पार्टी आगे लेकर आज काम करेंगे। मैं इस तेलंगाना फॉर्मेशन के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। तेलंगाना की गोशामहल विधानसभा सीट से विधायक राजा सिंह अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। यही वजह है कि पुलिस से लेकर राजनीति में वो हर जगह चर्चा में बने रहते हैं। हैदराबाद पुलिस ने बीजेपी विधायक राजा सिंह को एक नोटिस जारी कर बुलेट प्रूफ गाड़ी और सुरक्षा कर्मियों का उपयोग करने का निर्देश दिया है। पुलिस ने बताया कि उन्हें बार बार धमकी भरे कॉल आ रहे हैं और वो संवेदनशील इलाकों में बिना सुरक्षा के घूम रहे हैं। ये उनके जीवन और कानून व्यवस्था के लिए खतरा है। हैदराबाद की मंगलहाट पुलिस ने बीते दिन रविवार को एक नोटिस जारी किया। इस नोटिस में कहा गया कि कानून और सुरक्षा
व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी विधायक टी राजा सिंह की है। इस नोटिस में कहा गया है कि आपसे पहले भी अनुरोध किया गया है और अब एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि सरकार की तरफ से दिए गए बुलेट प्रूफ गाड़ी और सुरक्षा का उपयोग करें। इस नोटिस के पीछे की वजह बताते हुए पुलिस ने कहा है कि गौशामहल निर्वाचन क्षेत्र के विधायक टी राजा सिंह को लगातार धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। पुलिस ने बताया कि टी राजा सिंह ने 31 मई की शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच तालाब कट्टा, भवानी नगर, इंडियन बेली, बाबा नगर, बहादुरपुरा, संतोष नगर, याकूतपुरा, गोलकोंडा और जीरा जैसे इलाकों का दौरा किया। इन इलाकों को सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से संवेदनशील बताया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने आज तेलंगाना के लोगों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी। दोनों नेताओं ने तेलंगाना की प्रगति और समृद्धि के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने एक्स पर पोस्ट में किए गए अपने संदेश में कहा कि अलग अलग तेलुगु राज्यों के बावजूद तेलुगु लोग एक हैं। तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, मेरा मानना और उद्देश्य है कि तेलुगु लोग जहां भी हों उन्हें आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तेलंगाना के लोगों को मेरी शुभकामनाएं जो अपना 11वां राज्य स्थापना दिवस मना रहे हैं। नायडू ने कहा, मैं चाहता हूं कि तेलंगाना राज्य का हर परिवार खुशी से रहे और विकास के पथ पर आगे बढ़े। दोनों तेलुगु राज्यों को विकास के प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए और विकसित भारत 2027 तक शीर्ष पर पहुंचना चाहिए और तेलुगु समुदाय के निर्विवाद शक्ति के रूप में उभरना चाहिए। मैं हर तेलुगु नागरिक से इसमें भागीदार बनने का आह्वान करता हूं। पवन कल्याण ने भी एक्स पर तेलंगाना के लोगों को स्थापना दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना वह भूमि है जिसने जनसेना पार्टी को जन्म दिया और उन्हें पुनर्जन्म दिया और उन्हें आंदोलन की भावना से भर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि हमें जो करना था हमने किया है। हमने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है जो भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे। हमने उन्हें सबक सिखाया है। पूरी दुनिया जानती है कि आपने अपने कार्यकाल के दौरान क्या किया। आप संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका के सामने रोते भी लगते थे। अब भारत ने जवाबी कार्रवाई की है और दुनिया हमारी कार्रवाई की सराहना कर रही है। दुनिया के नेता हमारा समर्थन कर रहे हैं। हम पाकिस्तान के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन आप लोगों ने इससे भी गंभीर घटनाओं में पाकिस्तान को बचाने की कोशिश की। आपने भगवा आतंकवाद का नाम से एक नया शब्द देने की कोशिश की और हम पर उंगली उठाई। आपने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। उन्हें अपना ट्रैक रिकॉर्ड समझने दीजिए और फिर बात कीजिए। जब मुंबई में 26/11 हमला हुआ तब पूरी सेना तैयार थी, लेकिन इन लोगों ने कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में कथित भड़काऊ भाषण देने के लिए आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मंगलुरु पुलिस ने बताया कि सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाले भड़काऊ भाषण देने के आरोप में आरएसएस नेता कल्लादका प्रभाकर भट्ट के खिलाफ आज एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। आरोपी प्रभाकर भट्ट ने पिछले महीने 12 मई को एक हिंदूवादी कार्यकर्ता और कुख्यात बदमाश सुहास शेट्टी की याद में आयोजित शोक सभा के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था, जिनकी 1 मई को मंगलुरु में हत्या कर दी गई थी। पुलिस की ओर से जारी बयान के अनुसार यह कार्यक्रम बंटवाल ग्रामीण पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कवल्लापदुर गांव में मांडवा पैलेस कन्वेंशन हॉल में आयोजित किया गया था। पुलिस ने आगे बताया कि भट्ट ने इस कार्यक्रम में मौजूद करीब 500 लोगों की सभा को संबोधित किया और कथित तौर पर भड़काऊ बयान दिए जो सार्वजनिक सद्भाव को बिगाड़ सकते हैं और अलग अलग समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दे सकते हैं। पुलिस ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत संघ नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वही आपको बता दें कि आरएसएस के वरिष्ठ नेता प्रभाकर भट्ट ने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के कुछ दिन बाद ये सुझाव दिया था कि हिंदुओं को आत्मरक्षा के लिए घर में तलवारें और चाकू रखनी चाहिए। केरल के एक जिले में 28 अप्रैल को एक कार्यक्रम के दौरान भट्ट ने कहा, हर हिंदू घर में तलवार होनी चाहिए। अगर पहलगाम हमले के दौरान हिंदुओं ने तलवार दिखाई होती तो वह काफ़ी होता। यही नहीं, भट्ट ने आगे ये भी कहा कि महिलाओं अपने बैग में सामान्य चीज़ों के साथ चाकू भी रखें। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी में रेप मामले में महिला कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है। अदालत ने दोषी ज्ञानशेखरन को 30 साल कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 90,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यहाँ साल 2024 के दिसंबर महीने में यूनिवर्सिटी की 19 वर्षीय छात्रा के साथ कैंपस में ही बिरयानी बेचने वाले शख्स ने रेप किया। वही जज राजलक्ष्मी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आज फैसला सुनाया। चेन्नई महिला अदालत की तरफ से अन्ना विश्वविद्यालय रेप केस में आरोपी ज्ञानशेखरन को
कम से कम 30 साल के लिए आजीवन कारावास और 90,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई जाने पर आरोपी के वकील BR जयप्रकाश नारायण ने कहा कि अदालत ने अन्ना विश्वविद्यालय बलात्कार मामले में ज्ञान शेखरन को सभी 11 धाराओं में आरोपी पाया है। कोर्ट ने पिछले हफ्ते ही आरोपी को दोषी करार दिया था और आज सजा का ऐलान किया गया है। आरोपी को बिना किसी छूट के 30 साल की सजा सुनाई गई है। उस पर 90,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है जो पीड़िता को मिलेगा। आरोपी के वकील ने कहा कि हमारे पास बेहतर अपील करने का मौका है। अदालत से दस्तावेज मिलने के बाद हम ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों से अवैध तरीके से रह रहे लोगों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। राजधानी के कई इलाकों में बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। बीते दिन रविवार को भी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन सट्टे इलाकों में भी ये अभियान चलाया गया, जहां सैकड़ों मकानों को बुलडोजर की मदद से ढा दिया गया। इन मकानों में मालिक के अलावा कई परिवार किराए पर रह रहे थे। सरकार की इस कार्रवाई के बाद अब विपक्ष हमलावर हो चुका है। इसी बीच तमिलनाडु सरकार ने मद्रासी कैंप में रह रहे लोगों को मदद देने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि यह भयावह दृश्य कहीं और का नहीं, देश की राजधानी दिल्ली का है। आगे कहा कि देखिए बुलडोजर का आतंक कैसे वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद बनाए गए लोगों के छोटे छोटे घर कुचलकर बर्बाद किए जा रहे हैं। ये तमिल भाइयों बहनों के घर हैं, ये भी हिंदू हैं। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी की सगी नहीं है, ये तुमको सिर्फ बर्बादी दे सकती है। वही तमिलनाडु सरकार ने मद्रासी कैंप में रह रहे लोगों को मदद देने का ऐलान किया है। सरकार मद्रासी कैंप में उन निवासियों की सहायता करेगी जो तमिलनाडु में अपने मूल जिलों में वापस जाना चाहते हैं। तमिलनाडु सरकार ने कहा कि इन लोगों के लिए आजीविका और अन्य आवश्यकताओं के लिए उन्हें सहयोग किया जाएगा। वही आपको बता दें कि बारपुला में ढाए गए ज़्यादातर मकान 2 से 3 मंजिला थे। इन मकानों में मालिक के अलावा कई परिवार किराए पर रह रहे थे। यहाँ रहने वाले ज़्यादातर परिवार दक्षिण भारतीय के थे। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।